नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल मूवमेंट के बारे में जो आज भी रेलेवेंट है। यस, राइट गेस, इट इज नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। देखिए, 1940 और 1950 के दौर में दुनिया एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देख रही थी। एक तरफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, दूसरी तरफ एशिया और अफ्रीका के कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिल रही थी। लेकिन साथ ही साथ एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, कोल्ड वॉर। दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई थी। एक यूएसए और उसके कैपिटलिज्म सपोर्टर कंट्री जिन्होंने मिलकर के नाटो ऑर्गेनाइजेशन बना लिया था, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कि हम पे किसी ने अटैक किया तो ये सारी कंट्रीज मिलकर उस पर अटैक करती थी। दूसरी तरफ यूएसएसआर और उसका वारसाओ पैक्ट, जिससे उसने नाटो को काउंटर करने के लिए एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए 1955 में बेंडुंग कॉन्फ्रेंस होता है, जिसमें ये जो नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी जिन्होंने अभी अभी कोलोनियलिज्म से इंडिपेंडेंस हासिल की थी, ये नहीं चाहते थे कि एक कोलोनियलिज्म खत्म हो और दूसरी शुरू हो जाए इन दो सुपर पावर्स के फॉर्म में। इसलिए 18 से 24 अप्रैल 1955 को इंडोनेशिया के बैंडुंग में एक हिस्टोरिक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 29 एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर्स आए। इस कॉन्फ्रेंस के विजनरी लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के गमल अब्देल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो, घाना के ख्वामे नक्रूमा एंड युगोस्लोविया के जोसेफ ब्रॉज टीटू। और ये लोग मिलकर के 5 पीसफुल एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल लाते हैं, जिसको फाइनली रेटिफाई किया जाता है 6 साल बाद बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में। तो ये 5 पीसफुल कॉन्फ्रेंस क्या थे? फर्स्ट वाज म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी, हर देश की सोवरेनिटी का सम्मान, नॉन अग्रेशन, किसी पर हमला नहीं, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स, दूसरे देश के मामलों में दखल नहीं, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, सब बराबर हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांति से रहना। और 1 से 6 सितंबर 1961 के बीच में ये चीजें एक्सेप्ट हो गई। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ नाम। पीसफुल इंडिपेंडेंस मेंटेन करना, डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करना, कोलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म का विरोध करना, रेशियल इक्वालिटी और एंटी अपार्थीड स्टांस, यानी कि ब्लैक व्हाइट में भेद नहीं करना। इन्होंने एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर भी स्टैब्लिश किया था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के तौर पे, कि इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए था डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को प्रमोट करते थे और वर्ल्ड पीस को भी। साथ साथ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कि दो कंट्री के बीच में लड़ाई झगड़े भी हैं तो क्या करना है, लड़ना नहीं है, आर्म्स नहीं यूज करना है, साथ बैठ करके बात करना है। डायलॉग के थ्रू क्या होगा, हमारे डिस्प्यूट को इंटरनेशनल पीसफुली क्या करेंगे, हम सेटल कर लेंगे। And hence new international economic order was established seeking economic justice for developing nations। ठीक है, बात करें नाम के कंटेम्पररी रेलेवेंस के बारे में, तो अभी नाम के लगभग 120 प्लस मेंबर्स हैं। ये ग्लोबल साउथ की आवाज है। ग्लोबल साउथ हर वो कंट्री है जो डेवलपिंग नेशन है, अभी तक डेवलप नहीं हुई, तो उसके लिए ये अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आवाज उठाती है। नाम रिप्रेजेंट्स 2/3 ऑफ यूएन मेंबर्स और हाफ ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ये डेवलपिंग कंट्रीज की कलेक्टिव वॉइस है इंटरनेशनल फोरम्स में। क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी को एक्टिवली ये इस ऐसे गोल्स को पुश करता है, क्लाइमेट जस्टिस, एडेप्टेशन फाइनेंसिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडिया की इनिशिएटिव्स लाइक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये नाम को सपोर्ट करता है। काउंटर टेररिज्म, कोविड-19, ऐसे चीजों में नाम ने बड़ा एक्टिव कोऑपरेशन डिमॉन्स्ट्रेट किया है। पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस और हेल्थ सिक्योरिटी, 2020 में नाम कॉन्टैक्ट ग्रुप समिट कोविड-19 पे हुई, जिसमें पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने 150 कंट्रीज को वैक्सीन और मेडिसिन सप्लाई किए थे। इकोनॉमिक जस्टिस और साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात करें तो नाम प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ट्रेड और डेवलपमेंट के लिए। ये ऑल्टरनेटिव है नॉर्थ साउथ डिपेंडेंसी से। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, नाम जो है वो कंसिस्टेंटली न्यूक्लियर वेपन के एलिमिनेशन का डिमांड करता है। ये ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को सपोर्ट करता है।
Moreover, non-alignment movement was a key factor in decolonization process by providing a united voice for newly independent nation and those still struggling for self-determination. It gave these countries a formal platform ताकि ये रेजिस्ट कर सके सुपर पावर इन्फ्लुएंस को, कोलोनियलिज्म को चैलेंज कर सके और असर्ट कर सके इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट टू सोवरेनिटी। ये इसने कैसे किया? इसने एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट किया, इस कंट्रीज की वॉइस बनी, लिबरेशन मूवमेंट्स को सपोर्ट किया एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे कंट्रीज में, एडवोकेट किया यूनाइटेड नेशन के अंदर इन कंट्रीज के सोवरेनिटी के राइट को। नाम इज ऑल्सो नोन टू हैव टेकन डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट कोलोनियलिज्म एंड रेसिज्म बाय एक्सिलरेटिंग डीकोलोनाइजेशन, फाइटिंग अपार्थीड, ब्लैक व्हाइट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, इन एवरी स्फेयर पॉसिबल। बट स्टिल देर आर सम चैलेंजेस जो नाम फेस कर रही है। 1990s में जब कोल्ड वॉर एंड हुआ और सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, बहुत लोग कहने लगे कि नाम का रेलेवेंस एंड हो चुका है, पर नाम ने जो है अपने आप को काफी ट्रांसफॉर्म किया। करंट चैलेंजेस जो नाम फेस कर रहा है वो है यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड में ट्रांजिशन, इकोनॉमिक गैप्स बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, डेट क्राइसिस जैसे ग्लोबल इश्यूज, रिफॉर्म की जरूरत है इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन लाइक यूनाइटेड नेशन, IMF, एंड WTO। इन सारी चीजों को हमेशा जो है वो नाम जो है वो लेकर के इन कॉजेस को आता है। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिमांड करता है कि ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को और रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर बात करें कि हाउ इज इंडिया रेलेवेंट फॉर नाम, तो सबसे पहले 1947 के तुरंत बाद हमारी आजादी जब हुई तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने डिसाइड किया क्या कि हम किसी भी कैंप का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखेंगे। तो नेहरू जी की आप कह सकते हैं ये फोर साइटेडनेस थी। 1955 के बैंडन कॉन्फ्रेंस में नेहरू जी, टीटो, नासिर जैसे लीडर्स ने मिलके एक फाउंडेशन रखी जहां एशिया और अफ्रीका की नई आजादी पाई हुई कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम अपना एक अलग थर्ड ब्लॉक बनाएंगे जिसको किसी के प्रेशर में नहीं आना है। ठीक है, 1961 में बेलग्रेड में पहला ऑफिशियल नाम सबमिट हुआ और भारत इसके फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल हुआ। नेहरू जी के लीडरशिप में पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स जो कि नॉन अग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इक्वालिटी है, ये नाम के कोर बन गए। प्रेजेंट में अगर आप बोले तो भारत जो है वो आज नाम का एक एक्टिव मेंबर है। 1983 में न्यू दिल्ली में 7th नाम समिट भी होस्ट किया था जहां से ग्लोबल साउथ की आवाज को स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म मिला। आज के चैलेंजेस जैसे कि टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल पैंडेमिक, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सभी पर भारत नाम के थ्रू मल्टीलैटरलिज्म को प्रमोट करता है। मतलब एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें अनेकों कंट्रीज हैं और सभी इक्वली पावरफुल हैं, सभी इक्वली सोवरेन हैं। भारत ने कोविड-19 के टाइम पर वैक्सीन मैत्री के थ्रू 150 से ज्यादा देशों की मदद की और ग्लोबल सॉलिडारिटी का ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स था। अब भारत नाम को एक ग्लोबल साउथ का वॉइस की तरह प्रेजेंट करता है जो UN जैसे इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म और इकोनॉमिक जस्टिस की बात करता है। फ्यूचर की अगर बात करें तो भारत अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रायोरिटी देता है, मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अलायंसेस चूज करना, जैसे क्वाड जो कि आप कह सकते हैं कि अमेरिका लेड है, हम इसके भी मेंबर हैं, पर साथ साथ ब्रिक्स के भी मेंबर हैं, SCO के भी मेंबर्स हैं। ठीक है, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साउथ साउथ कोऑपरेशन जैसे मुद्दों पर लीडरशिप ले रहे हैं हम, है ना। जो 2023 के भारत में जो समिट हुई थी G20 की, उसमें जो है अफ्रीकन यूनियन 21वें मेंबर की तरह G20 को ज्वाइन भी करता है। ब्राजील में जब 2024 में G20 की समिट हुई तो ऑफिशियली अफ्रीकन यूनियन ने रिप्रेजेंट भी किया। तो इससे दिखता है कि हम ग्लोबल साउथ की वॉइस को लेकर के, ग्लोबल साउथ के लीडर बनने को लेकर के कितने सजग हैं, कितने सीरियस हैं। तो नाम का रोल सिर्फ हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, ये आज भी भारत की फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल लीडरशिप का इंटीग्रल पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।